चलिए, आ रही आवाज? आ रही है? आ रही है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स यहां पर कैसे हैं माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट और कुछ कैसे हैं मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट। तो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट कौन से होते हैं? जो कम चाहिए कि ज्यादा? जो कम चाहिए। और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट क्या है? जो ज्यादा चाहिए। तो माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट कितने कम चाहिए? 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से कम। और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट कितने ज्यादा चाहिए? 10 मिलीमोल्स पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा। ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं कि मैक्रो एलिमेंट्स कहां से लेकर कहां तक है? कार्बन से लेकर के कैल्शियम इंक्लूडिंग मैग्नीशियम। और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट कहां से कहां तक है? आयरन से लेकर के निकल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि कुछ मोटाइल एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं। अगर सॉइल में यहां पर नॉन मोटाइल एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले कहां नजर आएंगे? यंग प्लांट पार्ट्स में। और अगर मोटाइल एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो ओल्ड प्लांट पार्ट्स में नजर आएंगे। ठीक है। फिर यहां पर हम लोग बात कर रहे थे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। ठीक है। जैसे कि क्लोरोसिस में क्या होता है? येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स हो जाती है। और क्लोरोसिस किस एलिमेंट की कमी की वजह से होता है? Once used yellow Ferrari to go to जंतर मंतर वाया एमजी रोड। ठीक है। फिर यहां पर दूसरी डिजीज हमने देखी। दूसरी डिजीज क्या थी? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या हो जाता है? सेल डेथ। ठीक है। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? काकी किल काकी टू ईट मैगी। तीसरी डिजीज कौन सी थी? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन ही होगा। मॉन्क्स नेवर डिवाइड पीपल। और चौथी डिजीज कौन सी थी? ठीक है, डिले इन फ्लावरिंग। किसकी वजह से होता है? मॉन्स्टर। ठीक है। तो इस तरीके से डिजीजेस हैं। अब यहां पर ज्यादातर कुछ एलिमेंट्स की कमी लगातार सॉइल में बनी रहती है, उनको हम कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। कौन कौन से? एनपीके हो जाते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट की कमी की वजह से डेफिशिएंसी और ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है। और टॉक्सिसिटी के केस में क्या देखा गया कि यहां पर वेट में कुछ कमी हो जाती है। वेट में कितनी कमी हो जाती है? 10% ड्राई वेट कम हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा आपको दिखाई पड़ता है टॉक्सिसिटी। और केस एमएन टॉक्सिसिटी का प्रोमिनेंट सिम्टम क्या है? ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें एमएन टॉक्सिसिटी, तो एमएन किसके साथ में कंपीट करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो इनके साथ में कंपीट करता है। ठीक है। कैल्शियम का अपटेक नहीं होने देता है और आयरन मैग्नीशियम जहां पर जिस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं वहां पर खुद बाइंड करना चाहता है। तो ऐसे में प्लांट में आपको क्या दिखाई पड़ता है? एक साथ तीनों की डेफिशिएंसी दिखाई पड़ती है, लेकिन मामला किसका है? एमएन टॉक्सिसिटी का है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से मिनरल्स का अपटेक करता है प्लांट। तो सबसे पहले 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में मिनरल्स जस्ट एंटर करते हैं, प्राइमरी स्टेप है, एपोप्लास्टिक है, पैसिव पूरे तरीके से सेल वॉल वगैरह में जाएगा। और दूसरा स्टेप होता है मेटाबॉलिक या फिर सेकेंडरी स्टेप, जिसमें कि वो अंदर के पार्ट्स में जाता है। एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। और ऐसे में यहां पर ये में यूज, अगर ये पैसिव मूवमेंट कर रहा है तो किसका यूज करेगा? आयन चैनल्स का। और एक्टिव है तो किसका यूज करेगा? पंप प्रोटीन का यूज करेगा। अब किसी भी तरीके से अंदर पहुंचा, इसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करना पड़ेगा। और वहां पर आप जानते हैं कि रास्ता पूरे तरीके से सिम्प्लास्टिक हो जाता है, क्योंकि कैस्परिन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है और उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स का रोल क्रूशियल हो जाएगा। वो एकदम कंट्रोल पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स के तौर पे काम करेंगी। तो एक तरीके से ये मिनरल्स अंदर तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाएंगे? जाइलम तक। अब जाइलम तक पहुंच गए तो इनका ट्रांसलोकेशन किससे चलेगा? जाइलम से चलेगा। और जाइलम में क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल है जो कि वाटर को खींच रहा है। तो वाटर के साथ लोड होकर मिनरल्स भी पहुंच जाएंगे। और मिनरल्स कहां तक पहुंच जाएंगे? सिंक तक, जो कि एरियल पार्ट्स में यंग पार्ट्स है, यंग लीव्स है, फ्रूट्स है, वहां तक ये मिनरल्स पहुंच जाते हैं। और ये फाइन वेन की एंडिंग्स जो कि लीफ में होती हैं, वहां पर जाकर के इंटरसेलुलर स्पेसेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। फिर जब सेल को जरूरत होगी तो उसको ले लेगा। तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है कि मिनरल्स अपने सिंक तक पहुंच चुके हैं। ये जो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है, ये कहां पर प्रेजेंट है? सॉइल। तो सॉइल को आप क्या कहते हैं? रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है। तो सॉइल रिजर्वायर। सॉइल बना कैसे है? किससे बना? रॉक से बना। किस प्रोसेस से? वेदरिंग से बना। तो रॉक की वेदरिंग से सॉइल बना, मतलब कि सारे के सारे मिनरल्स सॉइल में भी पाए जा रहे हैं। सॉइल किस किस चीज का सोर्स है? वाटर, मिनरल्स, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एयर, ठीक है, प्लांट को स्टेबलाइज करता है, रूट्स को। और इसके अलावा डिट्राइटस का डीके भी कहां चल रहा है? ये भी सॉइल में। डिट्राइटस का मतलब कि डेड रिमेन्स। तो एनिमल और प्लांट के डेड रिमेन्स का डीके मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहां पर चल रही है? सॉइल में ही चल रही है। और अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मिनरल के बारे में,
जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए होता है, और ये है नाइट्रोजन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हेडिंग डाल ली होगी आपने, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बारे में अगर कहा जाए तो नाइट्रोजन प्लांट के लिए जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि लगभग हर एक इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन को कहां कहां देखा आपने? अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में, विटामिन में, हार्मोन में, डीएनए में, आरएनए में, इन सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन सभी को चाहिए, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए। एक लाइन लिखिए इसके बारे में, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हेडिंग डाल लीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसमें लिखिए नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it is present in amino acids, comma protein, comma vitamins, comma hormones, comma enzymes, as well as nucleic acids like DNA and RNA, DNA and RNA, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन लगभग हर एक बायोमॉलिक्यूल के लिए जरूरी है, तो प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। प्लांट्स क्या, हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, बैक्टीरिया को भी अपनी लाइफ चलाने के लिए चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो नाइट्रोजन है भी ज्यादा। एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78%, कोई दिक्कत नहीं। 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। तो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में कितने हैं? और अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? तो 3 ये कैसे लेगा? अपने एक भाई को इधर बुलाएगा, भाई इधर आओ, तुम कहां टहल रहे हो, क्या हाल चाल है? तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, चलो हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। दोनों की कमी पूरी हो गई, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे में दोनों ने क्या बना लिया? N2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो N2 बना लिया। अब यहां पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो किस फॉर्म में है? N2 के फॉर्म में है। जो बॉन्ड्स इन्होंने बनाए हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्ट्रांग होता है? बताने की जरूरत नहीं, बताइए आप। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये जो 78 है चाहे 98 हो, हमारे लिए बेकार है। ये जो नाइट्रोजन यहां पे रखा गया है, इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, और ये तोड़ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, आसान काम नहीं है कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, वो भी कुछ बैक्टीरिया है, जो कि इस काम को कर पाते हैं, ठीक है। वरना ये 3 बॉन्ड्स को तोड़ना, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज दे बिहेव लाइक इनर्ट गैसेस, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। तो यहां पर इनको तोड़ पाना आसान काम नहीं है, और इसीलिए 78% प्रेजेंट तो है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे किसी काम का नहीं, हम इसको यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि भाई इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप बात करें, तो ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब N2 के फॉर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो यहां पर बात चलेगी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। एक्चुअली जो मिनरल्स होते हैं, ना तो आप मिनरल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ये मिनरल्स एसी एटमॉस्फेयर में, एसी इन्वायरमेंट के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं, उनके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही हमें नाइट्रोजन के साथ भी दिखाई पड़ेगा। अब नाइट्रोजन को इतने टफ फॉर्म से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया भी करवा सकते हैं, और अगर बैक्टीरिया के थ्रू इस काम को आप करवाएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको आप कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकली बैक्टीरिया के थ्रू इस काम को करवा सकते हैं, और वो बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो इसको कर देंगे, और वो बैक्टीरिया N2 को किस में कन्वर्ट करवा देगा? एमोनिया में, NH3 में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, फिर इस काम को आप यहां पर ए बायोलॉजिकली भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? इंडस्ट्रियल। तो यहां पर इस काम को इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन, आप यहां N2 को किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? NH3। और प्रोसेस का नाम हेबल्स प्रोसेस। याद है अभी? वेरी गुड। तो यहां पर इंडस्ट्रियली भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इस काम को एक और तरीके से भी करवाया जा सकता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या आप बिजली के तार लेके जाएंगे ऐसे स्पार्किंग करते ऐसे करेंगे? यहां पर वेल्डिंग नहीं करनी, यहां पर आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लाइटनिंग और थंडर एटमॉस्फेयर में होती रहती है, बिजली कड़कती रहती है, और कई बार आप पेपर पढ़ते हैं कि ऐसे आसमान में बिजली कड़क रही थी, किसी को गिर पड़ी हो भस्म, ठीक है, एकदम राख हो जाता है। तो यहाँ रियलिटी, और यहां पर कितना करंट प्रेजेंट होता है? थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का करंट। जब थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का करंट है तो ये 3 बॉन्ड्स नहीं तोड़ पाएगा क्या? आसानी से तोड़ देगा। और उसके आसपास नाइट्रोजन ही तो है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो जहां पर बिजली कड़क रही है वहां भी नाइट्रोजन होगा, तो वो सब नाइट्रोजन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अपने आप टूट जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो ऐसे में यहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स ये सब बन जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहां पर ये भी एक तरीका है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवा देते हैं। N2 को किसमें कन्वर्ट करवा देते हैं? अमोनिया में। हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमको चाहिए नाइट्रोजन लेकिन मिल नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो नालायक हैं, वो क्या करेंगे? जो फिक्स करके रखा है उसको वापस, ये लो, इधर से फिक्स करवा रहे हो, ये लो, ले लो, ये क्या भाई? लेकिन करते हैं, चलो। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फिक्स्ड नाइट्रोजन को उल्टा N2 में कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये उल्टी गंगा जो वार है, इसका नाम क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका आप कह देंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है। अच्छा, यहां पर ये जो काम हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट बनाना और नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना, इस काम को आप क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन कहां पर चल रहा है? सॉइल में। ये कहां चल रहा है? सॉइल में चल रहा है। ठीक है, यहां पर बैक्टीरिया होते हैं जो कि करवाते हैं, आगे आएगा। और इसमें से जितने भी फॉर्म्स आए, प्लांट को सबसे अच्छा कौन सा लगता है? प्लांट को लगता है नाइट्रेट। ठीक है, तो प्लांट सबसे ज्यादा किसका अपटेक करता है? नाइट्रेट का अपटेक करता है। तो प्लांट ने नाइट्रेट का अपटेक किया, आप अपटेक कह सकते हैं, या फिर एसिमिलेशन कह सकते हैं, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। तो इस तरीके से प्लांट ने अपटेक कर लिया है किस फॉर्म का? नाइट्रेट का।
नाइट्रेट का जब ये अपटेक कर लेगा तो ये नाइट्रेट प्लांट के अंदर जाएगा और प्लांट के बायोमास का पार्ट बन जाएगा। बायोमास मतलब उसकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, उसके शरीर का पार्ट बन जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन्स का पार्ट बन जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में लग रहा होगा। तो इस तरीके से अपटेक करने के बाद में ये पार्ट बन चुका है प्लांट बायोमास का। हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम क्या खाते हैं, प्लांट। तो ये प्लांट बायोमास से हमें भी मिल जाएगा। ये कहां पर आ जाएगा, एनिमल बायोमास, हमारी बॉडी में आ गया। ठीक है, तो एनिमल बायोमास में आ गया, ठीक, हमारे शरीर में आ गया, हमारी मसल्स में आ गया, हमारी बॉडी में आ गया, प्रोटीन्स में आ गया, एंजाइम्स में आ गया। तो हमको चाहिए था, मिल गया। अब यहां पर क्या होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, भस्म होना। अच्छा, ऐसा भी नहीं। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि सबसे बड़ी सच्चाई है कि एक दिन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, डेथ हो जाएगी। ठीक है, और डिट्राइटस के फॉर्म में सॉइल में चले जाएंगे। तो यहां पर बॉडी क्या हो जाएगी, डीके। ठीक है, तो बायोमास डीके हो जाएगा, मतलब डेट्राइटस डीके हो जाएगा। अब डेट्राइटस डीके हो गया सॉइल में, तो जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थे वो कहां पर लौट गए, सॉइल में चले गए। ठीक है, तो सॉइल के अंदर लौट जाते हैं। और ये काम भी कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स थे। पहले तो आपने पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ा, और फिर मोनोमर जो अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो निकाल लिया। तो अमाइनो को निकाल लिया, इस काम को आप क्या कहेंगे, एमोनिफिकेशन। तो इसको कहा जाएगा एमोनिफिकेशन, और ये अमोनिया आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी नाइट्रोजन की साइकिल बन गई कि नहीं। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। ये है नाइट्रोजन साइकिल, बना लीजिए। क्लियर, ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया। हाँ, NO3- इसका अपटेक प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स प्लांट्स करते हैं। यस, सब आएगा, सब डिटेल में आ गया। यहाँ जितने शब्द लिखे हुए वो सब डिटेल में। कल एचजी सर का क्लास है, केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 2 लेकर के आना है आपको। एचजी सर का क्लास है, आप मॉड्यूल ले आना। ठीक है।
चलिए बना लिया। ये वाला पार्ट हो गया, इधर वाला। क्या चीज? एमोनिफिकेशन का मतलब जो भी इनके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले तो अपने मोनोमर्स में टूटेंगे, अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड में अमोनिया भी होता है, तो वो अमोनिया निकालेंगे। इसी को कहा गया एमोनिफिकेशन। तो इस प्रोसेस का नाम अमोनिफिकेशन, अमोनिया निकल रहा है। चलिए, तो जो नाइट्रोजन साइकिल आपने बनाई, इसमें कुछ खास काम चल रहे हैं। क्या खास काम चल रहे हैं? एक काम नाइट्रोजन का फिक्सेशन, दूसरा काम नाइट्रिफिकेशन, तीसरा काम अपटेक एंड एसिमिलेशन, चौथा काम एमोनिफिकेशन, और पांचवा काम है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये पांच खास काम यहां पर चल रहे हैं, जिनको हमें डिटेल में देखना है एक एक करके। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, ये साइकिल बना ली होगी आपने। ठीक है, चलिए। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन बायोलॉजिकली भी हो सकता है और ए बायोलॉजिकली भी हो सकता है। तो यहां पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, और इस काम को आप इलेक्ट्रिकली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हम जिस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वो लाइटनिंग है, वो एटमॉस्फेयर में है। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में कैसे होता है?
तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जब लाइटनिंग वगैरह होती है तो नाइट्रोजन टूटता है और वहां पर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके NO बनाता है। NO के साथ में ऑक्सीजन जोड़ करके NO2 बनाता है और NO2 यहाँ पर रेन वाटर, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी है, उसी से रेन होती है, तो उसके कांटेक्ट में आता है और ये नाइट्रिक एसिड बनाता है। अब जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड भी सॉइल में जब आता है, कई बार आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, तो जब नाइट्रिक एसिड बन रहा है और रेनिंग वगैरह हो रही है तो नाइट्रिक एसिड भी कुछ मात्रा में, पूरा का पूरा नहीं, कुछ मात्रा में नाइट्रिक एसिड भी आता है और वो नाइट्रिक एसिड सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया के साथ जोड़ करके अमोनियम नाइट्रेट बनाता है और कई बार कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जोड़ करके कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह बनाता है। इन सब में से प्लांट सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। ठीक है, तो प्लांट सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करना पसंद करता है। ठीक है, तो ये तरीका है ए बायोलॉजिकल, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रिकल कहते हैं। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका है इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल तरीके में क्या करना है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट, लिखना चाहें तो लिख लें आयरन। ठीक है, तो इन सब की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एमोनिया का फॉर्मेशन। और इसको आप किस नाम से जानते हैं? हेबर्स प्रोसेस। लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं आप। तो इस तरीके से ये सभी प्रोसेस कैसी हैं? ए बायोलॉजिकल। दीज प्रोसेसेस आर ए बायोलॉजिकल, मतलब कि बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से भी इसको करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कोफिशिएंट है? हाँ, अरे बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग की कोई टेंशन नहीं। ठीक, बैलेंसिंग आप देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं रिएक्शंस। मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन रिएक्शंस आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी है। तो इसमें ए बायोलॉजिकल का बस नॉलेज के लिए है, जो मेन चीज आपसे पूछी जाती है वो बायोलॉजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाँ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल अगर हम कहें तो बायोलॉजिकल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से दो तरीके से काम होता है, दो बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। एक तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया करता है और दूसरा सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग कहने का मतलब अकेले अपने दम पर वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और सिम्बायोटिक का मतलब दो लोग एसोसिएशन करके नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे फ्री लिविंग के बारे में। तो फ्री लिविंग में नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा? यू बैक्टीरिया भी करते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिम्बायोटिक में भी दोनों आने वाले हैं, फ्री लिविंग में भी दोनों आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें फ्री लिविंग के बारे में। फ्री लिविंग में सबसे पहले बात चलेगी यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, और फ्री लिविंग में कौन से ऐसे यू बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं? ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है, एक इसमें आता है एरोबिक और दूसरा आएगा एनएरोबिक। तो एरोबिक में नाम आता है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और दूसरा आता है बीजरिंकिया। ठीक है, फिर यहां पर आता है एन एरोबिक, और एन एरोबिक में नाम आता है रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, ये वाला हो गया।
क्या चीज, ये सब रिएक्शंस क्या, ये सब रिएक्शंस एक्चुअली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, और ये जरूरी नहीं कि एक साथ में हो, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, केमिकल कंपाउंड्स क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल है उसके बेसिस पे कंडीशंस पर है, कंडीशनल है, ठीक है। बैलेंसिंग चाहते हो तो बैलेंसिंग ही लो, अभी हो गया। हाँ, क्या चीज, किस चीज की ट्रिक, अरे एरोबिक, एरोबिक, ए बी, ए बी, एनएरोबिक ऑक्सीजन नहीं है, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ नहीं है, आजकल रोड पे इतना पोल्यूशन हो गया, अब रोड पे जाओ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है रोड पे, क्या चीज, डीजे ने किया, निकिया, चलिए ये हो गया। अच्छा, चलिए ओम गुप्ता सर, बुक में कैटलिस्ट नाइट्रोजन दिया है, देयर इज नो पॉइंट अबाउट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बुक में बहुत कुछ नहीं है बेटा ओम गुप्ता, तो जो भी आपको पता चल रहा है इसको आप नोट करिए, ठीक है। और दूसरी चीज, सेकंड वन इज एरोबिक, सेकंड वन कौन सा, एरोबिक में दो नाम दिए गए हैं, एजोटोबैक्टर और बिजनिकिया, ये दोनों एरोबिक, चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, तो फ्री लिविंग में तो ये नाम आ गए, अब यहां पर फ्री लिविंग में यू बैक्टीरिया के बाद में साइनोबैक्टीरिया, तो कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो कि फ्री लिविंग तरीके से अकेले अपने दम पर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई पड़ेगा नॉस्टॉक, एनाबीना, इसके अलावा ओलोसेरा और सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है। तो यहां पर ये आपको दिखाई पड़ते हैं कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो अकेले अपने दम पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, हालांकि इनके कुछ भाई बंधु हैं जो कि सिम्बायोटिकली भी नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, लेकिन ये वाले क्या कर रहे हैं, अकेले फिक्स कर रहे हैं, तभी इनको किसमें रखा गया, फ्री लिविंग। तो यहां पर ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा ये कहां पर नाइट्रोजन फिक्स करना पसंद करते हैं, पैडी फील्ड्स,
पैडी फील्ड का मतलब धान के खेत, ठीक है, धान के खेत में फिक्स करते हैं। और सिलेंड्रोस्पर्मम ये कहां फिक्स करता है? शुगर केन एंड मेज फील्ड, ठीक है। तो गन्ने के खेत में और मक्के के खेत में कौन फिक्स करेगा? सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं? फ्री लिविंग तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में। ये पूरा कंप्लीट लिख लिया आपने? इसको पूरा कंप्लीट लिखिए, फिर इसको हटा देंगे, तब आएगा सिम्बायोटिक। अब इसमें एक एक नाम में क्या ट्रिक? चलिए, ये वाला हो गया। चलिए, अब सिम्बायोटिक में भी यहां पर कुछ ऐसे हैं जो कि यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि यू बैक्टीरिया है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम जो आपने सुना है, राइजोबियम। और उसका सगा भाई ब्रैडी राइजोबियम। तो राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम ये कहां पर फिक्स करते हैं? रूट नोड्यूल्स। और किसमें फिक्स करते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स। ये वाला हो गया। हो गया, चलिए। चलिए, तो यहां पर राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम रूट नोड्यूल्स, और किसके रूट नोड्यूल्स में फिक्स कर रहे हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? जितनी भी दालों की फैमिली है, जितनी भी दालों के नाम याद आ रहे हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, तुअर की दाल, ये दाल, वो दाल, सब दाल लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के नाम लिखना चाहे तो यहां पर प्लांट एल्फा एल्फा, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ेगा स्वीट पी, स्वीट क्लोवर, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन, गार्डन पी, ठीक है। तो ये सब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इनके रूट्स में नोड्यूल के फॉर्म में कौन फिक्स करेगा? राइजोबियम और उसका सगा भाई ब्रैडी राइजोबियम, ठीक है। फिर यहां पर इसी का एक कजन ब्रदर है, इसकी बुआ का लड़का, एजोराइजोबियम, ठीक है। तो एजोराइजोबियम ये कहां फिक्स करता है? इन द स्टेम नोड्यूल्स, इन द स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेस्बानिया,
सिस्बानिया प्लांट, ठीक है। तो सिस्बानिया प्लांट में स्टेम नोड्यूल्स में कौन फिक्स कर रहा है, एजो राइजोबियम फिक्स कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं फ्रैंकिया, ये भी बहुत फेमस है फ्रैंकिया। एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये होता है फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है, फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया भी क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स, ये भी बनाता है रूट नोड्यूल्स। ठीक है, किस में रूट नोड्यूल्स बनाता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट्स। और नॉन लेगुमिनस प्लांट कौन कौन से, एल्नस और कैसवारीना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी का आने वाला है, उसमें भी आपको एक्सरसाइज में आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये पूछा गया है। तो एल्नस और कैसवरीना ये कौन से प्लांट्स हैं, नॉन लेगुमिनस प्लांट, और इनके रूट नोड्यूल्स में कौन फिक्स कर रहा है, फ्रैंकिया फिक्स कर रहा है, ठीक है। नहीं, अब उसमें वाली बात आ जाएगी फैकल्टेटिव, ठीक है। बहुत फर्क, फिर डाइवर्सिटी आप पढ़िए, ठीक है। अभी पहले फिजियोलॉजी खत्म करें। चलिए यहां पर यू बैक्टीरिया हो गया, लिख लिया। प्लांट्स हैं सब, ये सभी प्लांट्स हैं। चलिए चलिए, इधर वाला पार्ट हो गया, ये वाला ये हो गया। बी साइनोबैक्टीरिया, तो आपने ए लिख लिया, यू बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया यहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एनाबेना एजोले, ये कहां फिक्स करेगा, एजोला प्लांट में। और एजोला कौन है, यस, टेरिडोफाइट, यस। तो ये एक टेरिडोफाइट है, इसमें कौन फिक्स करेगा, ठीक है, फर्न, ठीक है, एनाबेना एजोले फिक्स करेगा एजोला में, ठीक है। और एजोला में कहां फिक्स करेगा, इसके लीफ में फिक्स करेगा, ठीक है। फिर दूसरा नाम आता है एनाबेना साइकिडेई, ये कहां फिक्स करेगा, यस, साइकस में। साइकस कौन है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है।
और यहां पर ये किस पार्ट में फिक्स करेगा? ये फिक्स करेगा इन कोरेलॉइड रूट्स। तो कोरेलॉइड रूट्स क्या होते हैं? जब आप साइकस के प्लांट को देखते हैं, तो इसमें जो रूट्स वगैरह हैं वो तो टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जो कि आपको ऊपर निकले हुए सरफेस पर दिखाई पड़ते हैं और वो काफी थिक होते हैं, बुली होते हैं, ठीक है। और उनका अपीयरेंस कोरल जैसा होता है, जैसे कोरल होते हैं वैसा, पोरीफेरा में पड़ा हुआ कोरल, तो वैसा ही होता है। तो इनका नाम क्या रखा गया? कोलोरॉइड रूट्स। और इन कोलोरॉइड रूट्स में कौन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? एनाबेना साइकिडेई, और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ता है नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक ये फिक्स कर देता है एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस कौन है? ब्रायोफाइट। और इसमें किस पार्ट में फिक्स करेगा? किस पार्ट में फिक्स करेगा? थैलस। थैलस, ना स्टेम ना लीफ, क्योंकि ब्रायोफाइट, ठीक है। और नॉस्टॉक यहां पर फिक्स करता है गुनेरा में। गुनेरा में फिक्स करता है, और गुनेरा एक एंजियोस्पर्म है, और इसमें फिक्स करेगा स्टेम में, ठीक है। चलो ये वाला हो गया फ्रैंकिया। हाँ, ऑनवर्ड। चलिए ये वाला हो गया। चलिए, तो ये तो बात हो गई बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, ठीक है।
तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसकी हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया आप देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर फ्री लिविंग तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। दोनों में ही आपको यू बैक्टीरिया के सदस्य भी दिखाई पड़ेंगे और साइनोबैक्टीरिया के सदस्य भी दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना। चलिए अब लोग आगे बात करते हैं यहां पर कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम कौन करता है? ये काम करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा है एनसीईआरटी ने कि राइजोबियम और फ्रैंकिया ये दोनों ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन ये दोनों ही फ्री लिविंग तरीके से सॉइल में रह रहे हैं। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के तौर पर सॉइल में रहते हैं, लेकिन जब इनको याद आती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की तो ये कहां पर चले आते हैं? ये प्लांट्स के रूट्स में चले आते हैं और वहां पर जाकर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एंजाइम तो उसके पास खुद ही है। एंजाइम बैक्टीरिया के पास में है। यस, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। एकदम सही बात करी है इन्होंने, इनके लिए क्लैपिंग बनती है। ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और फ्रैंकिया ये रहते हैं सॉइल में। ठीक है, एंजाइम इन्हीं के पास में नाइट्रोजनेज एंजाइम, लेकिन इनका ये एंजाइम सॉइल में काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन सेंसिटिव कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करेगा। जब यही बैक्टीरिया प्लांट के रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो प्लांट के रूट के अंदर एक ऐसी व्यवस्था करी गई है, वहां पर एक पिगमेंट रखा गया है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। वो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर लेता है, पकड़ लेता है, स्कैवेंजर जैसे कि गिद्ध। तो वो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर जाएगा। तो रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स हैं उसके अंदर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी और इसीलिए वहां पर बन जाएगी एनारोबिक कंडीशन। और इसी कंडीशन का इंतजार कर रहा था नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये एंजाइम वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा और नाइट्रोजन को फिक्स करने लगेगा। देखिए इस बात को, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया live freely in the soil. But when they have to fix nitrogen, they enter in the roots of plants. ठीक है, तो ये रूट्स में जब एंटर करते हैं तभी नाइट्रोजन को फिक्स करवा पाते हैं। ऐसा क्यों है? आगे लिखिए, बिकॉज एंजाइम नाइट्रोजिनेज is oxygen sensitive, is oxygen sensitive, ऑक्सीजन सेंसिटिव। ठीक है, तो एंजाइम नाइट्रोजनेज कैसा है? ऑक्सीजन सेंसिटिव है। इट मींस it does not function, it does not function in presence of oxygen. Inside the roots of these plants, leg hemoglobin, लेग की स्पेलिंग नहीं पता कि हीमोग्लोबिन की?
leg hemoglobin is present inside the nodules, inside the nodules. It is pink or red colored pigment which functions like oxygen scavenger. ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर के तौर पे काम करता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर का मतलब कि ऑक्सीजन को ये पकड़ लेगा, ठीक है, और ये ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन वगैरह बना देता है। तो ऐसे में जो इंटरनल कंडीशंस है वो कैसी बन जाएंगी? वो एनारोबिक बन जाएंगी, और उस एनारोबिक कंडीशन में कौन एक्टिवेट हो जाएगा? नाइट्रोजनेज एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको भी आगे लिख लीजिए। Hence, internal environment becomes anaerobic and nitrogenase enzyme is activated, ठीक है। ठीक है, तो इंटरनल कंडीशंस बिकम एनारोबिक एंड एंजाइम नाइट्रोजनेज या नाइट्रोजनेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और नाइट्रोजन को फिक्स करवाने लगेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम फ्री लिविंग तरीके से उन साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? फिर साइनोबैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग तरीके से कर रहा था वो कैसे कर रहा था? हेट्रोसिस्ट था, उनके पास में हेट्रोसिस्ट है। डाइवर्सिटी अभी आपका आ रहा है, टेस्ट में पढ़ा होगा। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रहा है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस भी तो करता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन ऑक्सीजन किस में रिलीज नहीं हो रही है? हेट्रोसिस्ट में रिलीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसमें PS2 नहीं है। एक लाइन और आगे लिख सकते हैं। इन साइनोबैक्टीरिया PS2 is absent in specialized nitrogen fixing cells that is heterocyst, ठीक है। तो वहां पर अगर PS2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, जानते हैं आप। और अगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी तो एनारोबिक कंडीशन, मतलब उस सेल के अंदर आप नाइट्रोजन को फिक्स करवा सकते हैं, और ऐसा ही होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो पाती है, ठीक है। चलिए, तो इतना लिख लिया आपने, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं कि यहां पर जो एंजाइम यूज किया गया वो कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज। अब ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इज लार्जर पार्ट, इसको आप लार्जर पार्ट कह सकते हैं, और पार्ट 2 इज स्मॉलर पार्ट, ठीक है।
दूसरी बात कि पार्ट 1 में प्रेजेंट होता है MOFE, तो इसीलिए पार्ट 1 को MOFE प्रोटीन भी कह दिया जाता है, और पार्ट 2 में प्रेजेंट होता है FES, तो इसीलिए पार्ट 2 को आप FES प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजनेस के बारे में आप इतनी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 1 में ही प्रेजेंट होता है MOFE सेंटर, और पार्ट 2 में प्रेजेंट होता है FES सेंटर। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए रिक्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करवाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप यहां पर NADPH2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहां पर NADH2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप FADH2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब कब और कहां बनते हैं, किस जगह बनते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस में बन रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन में बन रहे हैं, तो इनका फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कहां से मिलते हैं ये? फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दूसरी चीज जो कि यहां पर रिक्वायर्ड है, दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, और सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे क्या है? ATP। और ये ATP कौन देता है? यूजुअली जो होस्ट प्लांट है वो इस ATP को देता है, उसको अरेंज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरी चीज क्या चाहिए? ये एंजाइम चाहिए, जो खास एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा चाहिए कुछ जीन्स। ठीक है, तो यहां पर कुछ जीन्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लांट्स और स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही ये फिक्स कर पा रहे हैं, मतलब उनके अंदर अगर ये प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी को रखने वाले जीन्स भी प्रेजेंट है। तो यहां पर कुछ जीन्स के नाम आते हैं, जैसे कि एक नॉड जीन है, एक यहां पर निफ जीन है, एक यहां पर फिक्स जीन है। तो ये कुछ जीन्स होते हैं। अब नॉड जीन किसके पास प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया। तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, निफ और फिक्स जीन की बात की जाए तो ये कहां प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से जीन्स वगैरह भी चाहिए, मतलब इतनी चीजों का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर ये सब चीजें हैं तो यहां पर क्या काम करवाया जा सकता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, हाँ फिक्स, निफ जीन है, फिक्स जीन है, नॉट जीन, निफ जीन और फिक्स जीन। चलिए लिख लिया आपने। ठीक है,
अब इसके बाद में एक मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म होता है नोड्यूल फॉर्मेशन का, कि प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा और नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाएगा। ठीक है, अब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ओके, बाय।